रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम सेजल था। राजीव कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महल में काम कर चुका था। राजीव उस एरिया का बहुत ही होशियार राजमिस्त्री था। वह रोज सुबह काम पे जाता और शाम को अपने घर वापस आता और सुखी जीवन जीता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह, कमला, आज बहुत देर हो गई काम पे जाने में। हाँ जी, घर का कुछ राशन खत्म हो गया था तो मैं वही लेने के लिए दुकान गई थी। दुकान पर भी बहुत ही ज्यादा भीड़ था, इसीलिए थोड़ा समय लग गया आने में। चलो कोई बात नहीं, मेरा टिफिन तैयार हो गया। हाँ, अभी लेकर आई, ये लीजिए। और हाँ, रात से तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आज शाम को काम से जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। फिर शाम को हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है जी। राजीव और सेजल शाम को अस्पताल जाते हैं और वहाँ जाके उसे खुशखबरी मिलती है और वो खुशखबरी सुनकर घर वापस आते हैं। उन्हें बच्चा होने वाला था। सेजल, ओ सेजल, हमें लड़का हो गया, लड़की को जो भी हो, मैं तो उसे बहुत पढ़ाऊंगा, बहुत, और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। 9 महीने के बाद राजीव को एक लड़का होता है। राजीव लड़की को हाथ में लेने के बाद, सेजल, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जो तुमने मुझे एक बेटा ला कर दिया। हाँ जी, ये बेटा हम दोनों का है। हम इसे बहुत खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे और ये हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ, आज से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। इसे खूब पढ़ाकर बड़ा ऑफिसर बनाऊँगा। क्यों सेजल? हाँ जी, इसे कोई बड़ा सा अफसर बनाएंगे। राजीव और सेजल अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे पढ़ने के लिए वो बाहर भेजते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद, अरे ओ सेजल, कहाँ हो? अरे देखो ना, बहुत दिन हो गए, अभी तक राजू का ना कोई फ़ोन आया है ना कोई मैसेज। हाँ जी, देखिए ना कोई मैसेज आया है ना फ़ोन आया है, और राहुल भी नहीं आया है। देखा सेजल, हमारा बेटा कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, उसे समय नहीं मिल रहा होगा। उतनी ही देर में पोस्टमैन आ जाता है। ओ राजीव जी, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। अरे किसकी है भाई? अब लाए हो तो थोड़ा पढ़ के भी बता दो। अजी, राहुल की चिट्ठी है। अरे क्या मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है? क्या लिखा है? थोड़ा पढ़कर सुना दीजिए प्लीज। देखा सेजल, तुम तो बिना मतलब के घबराती हो। पोस्टमैन, मैं राहुल की चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, सुनो। माँ बाबा, आप लोग कैसे हो? मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ ठीक ही होंगे और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। और हाँ बाबा, मेरी नौकरी लगने वाली है तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मेरी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। आपका बेटा राहुल। इतना कहकर पोस्टमैन वहाँ से चला जाता है। हे राम, एक तो इतनी महंगी पढ़ाई, ऊपर से कमीशन भी मांगते हैं नौकरी लगने के लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राहुल को तो हारने नहीं दूंगा। हाँ जी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई बैंक लूटेंगे या किडनी बेच देंगे? अरे नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ धन्नो सेठ जी से बात करता हूँ, वो तो ब्याज में पैसे देते ही हैं। हाँ, बट वो पैसे के लिए तो कुछ गिरवी रखता है। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? हाँ, ये घर है ना, ये घर हम लोग गिरवी रख देते हैं। हमारे ये घर है ना, हम अपनी बेटे के लिए इसे भी बेच देंगे, चाहे हमें सड़क पर क्यों न रहना पड़ जाए, बट हम अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाएंगे और नौकरी लेने में उसकी मदद करेंगे। और इस तरह राजीव धन्ना सेठ से पैसा लेकर अपने बेटे राहुल को भेजता है।
उधर राहुल को नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के कुछ दिन बाद राहुल को एक लड़की पसंद आती है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद वो अपनी दुनिया में खुश हो जाता है और अपने माँ बाप को भूल जाता है। सुनिए जी, इतने साल हो गए, अभी तक हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आया। कैसा होगा वो? उसका कोई अता पता नहीं है। सेजल, तुम चिंता मत करो, वो ठीक ही होगा और अपने काम में थोड़ा बिजी होगा, इसीलिए हम लोगों को खबर नहीं कर रहा है। और उसने बोला तो था कि मैं कुछ दिन में आऊँगा, वो ज़रूर आएगा। राजीव को चिंता होने लगती है कि वो सेठ जी के पास से जो पैसे उधार लिया था वो उसे कैसे चुकाएगा। वो सोचता है कि अब वो कहीं काम ढूंढेगा। सुनो सेजल, मैं कल काम ढूंढने जाऊंगा। अरे नहीं, इस उम्र में आपसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन धन्नो सेठ का कर्जा भी तो चुकाना है, कैसे चुकाएंगे? लेकिन आपको इस साल पे काम कौन देगा? अरे नहीं, तजुर्बा है ना इतने सालों का, कोई ना कोई काम तो दे ही देगा। राजीव सुबह सुबह काम ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते वो देखता है कि एक जगह काम चल रहा है। वहाँ काम करने वालों पे उनका ठेकेदार बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। क्या हुआ साहब जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मजदूरों पर? अरे मैं तुम्हें बताकर क्या करूं, सब के सब दिमाग खराब करते हैं। जाओ निकलो यहाँ से। इस बिल्डिंग के मालिक ने इनसे कहा है कि इस दीवार के आकार दिल के आकार में बनाना, लेकिन ये 4 बार दीवार गिरा चुके हैं, बट अभी तक इन लोग से नहीं हो पाया। अगर ये दिल का डिज़ाइन नहीं बना पाए ये लोग तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। साहब, मुझे थोड़ा तजुर्बा है इसका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूं। अब इस बुढ़ापे में तू क्या करेगा? चल, बोल रहा है तो तू भी एक बार कोशिश कर ले। सुनिए, पहले इसका बेस मजबूत रखिए, फिर रॉड डालकर उसको घुमावदार बनाइए, जिससे उसका काम सही हो जाता है। अरे वाह वाह राजीव, आज तुमने मुझे करोड़ों के नुकसान से बचाया है। बोलो तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? साहब, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तुम इस उम्र में क्यों काम करना चाहते हो? साहब, मैंने अपने बेटे के पढ़ाई और कर्जे के लिए कर्जा लिया था, उसे चुकाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इस उम्र में? साहब, मैं बहुत सालों से मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम का बहुत ही तजुर्बा है। अच्छा ठीक, मुझे एक काम है, और अगर तुमने उस काम को कर दिया तो मैं मानूंगा कि तुझे ऐसा तजुर्बा है। हाँ साहब, आप बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं अपनी तरफ से तेरा पूरा कर्जा चुका दूँगा। तो तुम कल मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें पूरा काम बता दूँगा। जी साहब, मैं कल सुबह आ जाता हूँ। धन्यवाद साहब। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ, आपको कोई काम नहीं मिला? कोई बात नहीं, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, बस परेशान मत होइए। अरे नहीं सेजल, ऐसा काम मिला है कि अपना पूरा कर्जा माफ हो सकता है। फिर आप परेशान क्यों हो? और इस उम्र में ऐसा कौन सा काम मिला है जिसमें हमारा पूरा कर्जा माफ हो जाएगा? वही सोच रहा हूँ, वो तो कल सुबह लाला सेठ जी के घर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या काम है। चलो खाना खा के सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। दूसरे दिन सुबह राजमिस्त्री लाला सेठ जी के घर पे जाता है। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए दिखता है। राजमिस्त्री उस बच्चे को देखकर मुस्कुराता है और दरवाजा के पास खड़ा होकर आवाज़ लगाता है, साहब, ओ साहब। हाजी, तुम आगे आओ, आओ बैठो। राजीव, ये मेरी लड़की है मनीषा, ये बाहर पढ़ाई करती थी, कुछ साल पहले इसकी शादी हुई है और लड़का भी कहीं आसपास का ही है। और देखो, ये रहा इसका शरारती बच्चा। इसका एक सपना है कि हमारे खुद का ज्वेलरी का दुकान हो गांव में। इतने में मनीषा बोलती है, बात ये है कि कुछ साल पहले ये सामने में एक दुकान बनाई हमने, बट हर 4 या 5 महीने में हमारी दुकान की तिजोरी से पैसे गायब होते हैं।
अभी पिछले महीने ही चोरी हुई फिर से। अगर तुम्हारे पास उसका कोई इलाज है तो बताओ। पहले आप मुझे दिखाओ, मैं वहीं पर देखकर कुछ इंतजाम करूँगा। अरे लेकिन इस उम्र में आप कितना दिमाग लगाओगे? बड़े बड़े राजमिस्त्री भी फेल हो चुके हैं। साहब, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर तो नहीं हूँ, परंतु मैंने मिस्त्री का काम तो किया है और मुझे इस काम का अच्छा तजुर्बा है। साहब, क्या आप मुझे अपनी दुकान दिखा सकते हैं? राजमिस्त्री पूरी दुकान देखने के बाद, देखिए, यहाँ पर हमने पक्का से पक्का लॉकर बनाया, पर कुछ न कुछ चोरी हो ही जाती है। इसका कुछ उपाय है आपके पास, या हमें कोई नया घर बनाना पड़ेगा पैसे रखने के लिए? राजू मिस्त्री कुछ सोचता है, उसके बाद, अरे ये तो बहुत ही आसान है। अभी 5 मिनट में मैं इस चोरी की समस्या को दूर कर देता हूँ। तुम तो वैसे बता रहे हो जैसे बीरबल का दिमाग है तुम्हारे पास। जी, मैं बीरबल जैसा दिमागदार तो नहीं हूँ, परंतु एक तर्क की बात बताता हूँ। हाँ जी, जल्दी बताओ। साहब जी, आपने अपनी एक दुकान की तिजोरी एक कोने में रखी है। अगर आप उस तिजोरी को बीचों बीच रखते हैं तो उस पे सबकी नज़र रहेगी। एक बार आप उसे जगह से हटाइए और बीच में ला के देखिए, ये सबकी नज़रों के सामने रहे। और इसे आप इस तरह से बनाइए कि ये तिजोरी है। उसके ऊपर बैठने का टेबल बना लीजिए। आइडिया तो अच्छा लगा, पर आप ही इसे अपने हाथों से टेबल का आकार का बना दीजिए। ठीक है, ऐसा बना कर देखते हैं। अगर 6 महीना में मेरे दुकान पे चोरी नहीं हुई तो मैं तेरा पूरा कर्जा चुका दूंगा। जी ठीक है साहब। दिल का काम 5-6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। पिंटू मिस्त्री काम ख़त्म करने के बाद घर में ही रहता है, सोचता है अब वो क्या करे। अजी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ वो जो लाला के वहाँ काम हुआ वो बराबर हुआ कि नहीं। अगर वहाँ चोरी हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे? परेशान मत हो जी, ये जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। लाला सेठ के काम को अब 8-9 महीने हो जाते हैं। मैं आपको इतने सालों से बोल रही हूँ कि मुझे मेरे ससुराल को देखना है, तक ने अपना ना आपके गांव का नाम बताया और ना ही कभी मुझे लेकर गए। अरे लड़के से तो तुम बस 6 महीना दूर रहे तो तुम इतने तड़प रहे हो। सोचा है कि तुम्हारे माँ और बाप पर क्या बीत रही होगी। परसों तुम्हारा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ तुम्हारा बर्थडे हम यहाँ पर मनाएं, तो मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। मेरा पति कोमल ही रहता है जो राजमिस्त्री का बेटा था। अपनी पत्नी की ऐसा बात सुनकर कोमल को बहुत पछतावा होता है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई संजना, जो मैं इतने दिनों तक मेरे माँ और बाबा से मिलने नहीं गया, नहीं तुमसे मिलाया। मुझे माफ़ कर दो। नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। इससे पहले हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो आप सबसे पहले मुझे मेरे ससुराल लेके जाएंगे, तुम्हारी गलती माफ़ होगी। ठीक है, और मेरे बर्थडे पर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। सबसे पहले मैं दूंगी, फिर तुम, ठीक है? ठीक है। उन्हें रखकर कोमल अपनी गलती पर बहुत रोता है और 2 दिन बाद अपनी माँ और बाबा को मिलने जाता है। लाला सेठ का आदमी राजू मिस्त्री को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। सेठ का आदमी राजू मिस्त्री और उसकी पत्नी के पास जाकर, क्या आपका नाम राजू है और आपका नाम कमला नाम का कोई लड़का था? उनका दोनों के आँख में ही पानी आता है। वो दोनों गर्दन हिलाकर हाँ बोलते हैं। अब आपको ये सब कैसे पता? समय आने पर सेठ जी आपको सब बताएंगे। अभी कुछ दिन बाद अभी ये आप सामान रखिए, इस पर मिठाई और कुछ कपड़े हैं, जी की तरफ से भेंट समझिए। राजू मिस्त्री और बुलबुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं चंबे से। शायद तुम्हारे बनाए हुए लॉकर या किए गए काम से बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने हमें ये भेंट दिया है, परंतु मुझे तो कुछ और ही बात लग रहा है। छोड़ो, जो भी हो, हम उस धन्ना सेठ का कर्ज चुका देंगे शायद। लाला सेठ के आदमी के जाने के कुछ देर बाद
जवान लड़का सूट बूट टाई पहनकर एक बड़ा सा बैग लेकर दरवाजे से अंदर आता है। जी आप हमारे घर पर घुसे क्यों आ चले रहे हैं? कौन है? बुल अपने लड़के के चेहरे की शक्ल पहचान जाती है। लगती है एक बार तुम मिलने आ जाता बेटा, ऐसा एक पल भी नहीं गया जिस पल मैंने तुझे याद ना किया हो। बाबा मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। चल बेटा मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। वो बहुत सारा भोजन बनाकर उसे खिलाती है। आहिस्ता से धीरे धीरे खा, अभी कहीं जाना तो नहीं है? इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं तुम्हें कल सुबह ही लेने आऊँगा। नहीं बेटा तू कहीं मत जा, अब हम तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। बस एक दिन की बात है और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। राजू मिस्त्री और बुलबुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ बेटा जल्दी आना, हम इंतजार कर रहे हैं। सब बुलबुल से निकलता है। जरूर कुछ न कुछ बात है जो सेठ जी भी ऐसा बात कर करके और हमारा बुल कमला भी। इतने में लाला सेठ का एक आदमी राजू के घर आता है। राज मिस्त्री तुम दोनों को कल लाला सेठ के वहाँ बुलाया है। हाँ हम आ जाएंगे, परंतु बात क्या है कोई तो बताइए। दिन राजू मिस्त्री और बुलबुल लाला सेठ के घर जाते हैं। आओ राजू, तुमने हमारे दुकान में जो काम किया उससे आज तक मेरे दुकान में चोरी नहीं हुई। तुम्हारे कर्जे के पैसे और ये तुम्हारा इनाम। इतना कहकर उन्हें और पैसा देता है। उतने में ही अंदर से गमला और उसकी बीबी आती है। बोल रहे थे ना कि अभी दुकान में चोरी बंद हो गई, किसने काम किया? वो जिन्होंने काम किया। बोल रही थी ना मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेके नहीं गया। खो इनसे मिलो, यही मेरे माँ और पापा है। पापा ये मेरी बीबी है और ये मेरा बेटा है ना। उनके पैर पड़ती है, आशीर्वाद देते हैं और तुम गले लगाते हैं। मुझे पता था मेरी बेटी किसी हीरो को ही चुनेगी तो खास हुई, लेकिन तुम्हारे पिताजी और उनके तजुर्बा भी बहुत खास है। लेकिन ऐसा मत कहो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि लड़का आपकी लड़की से शादी की है। ये मालिक वालिक छोड़ो, आओ गले मिलो भाई, अब तुम हमारे समधी हो गए हो। हाँ एक बात याद रखना, शायद मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे लेकिन तुम्हारे पास तजुर्बा ज़्यादा है, ये कोई छोटा या बड़ा नहीं। हमें अपनी माता पिता की सेवा में हमेशा रहना चाहिए। ये हम क्यों ना कितनी भी बड़ी सफलता कर ले, असली सुकून तो अपनी माता पिता के चरणों में ही है। को पैसे के साथ साथ तजुर्बा भी कमाना चाहिए। ये किसी भी उम्र में किसी भी हालात में आपकी तजुर्बा की कीमत होती है।